प्रकाश, गुड मॉर्निंग। मेटल से शुरुआत करते हैं आज। शानदार मोमेंटम। क्या व्यू बन रहा है यहाँ पर? गुड मॉर्निंग अनुज, आपको भी गुड़ी पड़वा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी प्रकाश। अब मेटल्स आर लाइकली टू शाइन, कोई डाउट नहीं है उसमें। ऑफ कोर्स हर एक फेरस नॉन फेरस के लिए जो ड्राइविंग फैक्टर्स है वो काफी अलग है। फॉर एग्जांपल जो फेरस में था कि एक चाइना की तरफ से जो हमेशा डंपिंग का प्रेशर सोचते थे रहेगा, प्राइस कट्स का रहेगा, वो अब हो नहीं रहा है क्योंकि चाइनीज इकोनॉमी में जो रिवाइवल दिख रहा है उसके लिए जो डिमांड मेटल की है और हमारे डोमेस्टिकली इतना रियलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर का जो ग्रोथ हो रहा है वहां पे भी इस टाइप का है। थोड़ा सा इनपुट साइड पे कोक की वजह से, कोकिंग कोल की वजह से थोड़ा सा भाव बढ़ा है। पर जिस हिसाब से माइनिंग का आपने देखा एक नया दौर आफ्टन का शुरू हुआ, लोगों के मतलब रॉ मटेरियल सिक्योरिटीज इंटैक्ट हो गई। उस हिसाब से देखें, कुछ कंपनीज इसमें है जो प्राइमरी मेटल प्रोड्यूसर्स फेरस साइड में है, उनसे ज्यादा जो नॉन फेरस में, वहां पे आपको थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट, खास करके जो कॉपर को लेके वेदांता, इंडाल्को, इन सब में अगर आप देखें तो थोड़ा सा आपको ज्यादा एक सिक्योर ग्रोथ दिखना शुरू हो गया है। तो आई वुड बिलीव कि वाइल स्टील वाली कंपनीज भी चलेंगी, उसमें भी खास करके जो बड़ी है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया को देख लीजिए, टाटा स्टील, सब में पॉजिटिविटी है। बट कॉपर को लेके जो पोजिशनिंग है, एल्यूमिनियम को, कॉपर को, उसमें वेदांता और इंडाल्को, पर्टिकुलरली इंडाल्को मुझे लगता है अभी भी अंडर वैल्यूड है। वो जब रिजल्ट के बाद गिरा था, वो पूरी रिकवरी अभी बाकी है, तो हुई नहीं है। यहाँ से अच्छी खासी आपको एक 25-30% की साल की अपसाइड बनती हुई दिख सकती ओके जी हाँ प्रकाश, आपको भी सॉरी, मैं विश करना भूल गया। आपको भी फेस्टिविटीज़ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आईटी पर क्या व्यू बन रहा है आज? इन्फोसिस पर एक अपग्रेड आया, एक मार्केट में वापस कवायद शुरू हो गई है कि क्या इन्फोसिस फिर बायबैक लेकर आएगी। क्या व्यू बन रहा है आपका यहाँ पर लार्ज कैप आईटी पर? अनुज, आईटी में इस जंक्शन में पता है हो क्या रहा है कि जो एक्सचेंजर के नंबर्स आए थे वहां से एक आपको वीकनेस दिखनी शुरू हुई, खास करके लार्ज कैप आईटी की। पर हमारे यहाँ जो आईटी कंपनीज है उनका रुख जो है वो बहुत अलग रहता है। वो जो जिस पॉकेट्स में वो कामकाज करते हैं वहां से इंप्रूवमेंट आने की गुंजाइश थोड़ी सी ज्यादा भी दिखती है कभी कभार। तो मुझे लगता है एक बार रिजल्ट्स आ जाए, आपको हेड काउंट में अगर थोड़ी सी भी इंप्रूवमेंट या स्टेबिलिटी आते दिखती है तो वो होगा। क्योंकि हो क्या रहा है कि हर एक जना एआई के पीछे लगा हुआ है कि यूएस में देख लीजिए, आप कहीं भी देख लीजिए, कोई भी एनालिस्ट को देखिए, तो जो एआई का जो फोकस है वो इतना ज्यादा है कि बाकी सब कारोबार ऐसे लग रहे हैं कि जैसे कि बंद हो जाएंगे। तो होता तो ये है नहीं, असलियत में ये है कि बाकी कारोबार भी चलेंगे। और जिस हिसाब से इंडस्ट्रियलाइजेशन यूएस में वापस आ रहा है, और जो 2 साल पहले, 1.5 साल पहले हम रिसेशन की आशंका करके बैठे थे, वो तो एक पूरी तरह से बदल गया है। 180 डिग्री चेंज है वहां से। कहना मतलब ये है मेरा कि आपको अगर बीएमडब्ल्यू, टाटा टेक जैसे अनाउंसमेंट्स आना शुरू होते हैं, बड़े कंपनीज वापस अपना चेकबुक लेके बैठते हैं और नए कॉन्ट्रैक्ट्स में आते हैं, तो ये कॉन्ट्रैक्ट विंस में, हेडकाउंट इंप्रूवमेंट में और आपकी मार्जिन प्रोफाइल में, तीनों में इंप्रूवमेंट आपको इन दिख सकता है। 12 तारीख को है, नतीजे देख लेते हैं, उसके बाद थोड़ा सा व्यू थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बन सकता है। बट आई एक्सपेक्ट कि अर्निंग्स में हम जा रहे हैं बिना एक्सपेक्टेशन के, विच इज अ वेरी गुड न्यूज। प्रकाश सर नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। आपको भी गुड़ी पड़वा की और नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से। सर ये बताइए, लगभग 6 साल के कंसोलिडेशन के बाद मारुति फाइनली, वो आई थिंक 10,200 का ड्रीम ब्रेकआउट, ये आपकी प्रिफर्ड बाय कॉल्स में था। अभी आपका व्यू क्या बन रहा है? आई मीन लगभग 30% का स्विंग हमको मिल चुका है मात्र इन कुछ महीनों में उस ड्रीम ब्रेकआउट के बाद। अभी आपका सेंस क्या कह रहा है? 30% का स्विंग ऑलमोस्ट है, अब क्या करना चाहिए इस प्राइस पे? गुड मॉर्निंग वीरू, आपको भी पड़वा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मारुति पिछले साल यही समय पे अंदाजित, मेरे को एग्जैक्ट डेट्स तो नहीं याद है, बट 6600-6500 के करीब हुआ करता था। वहां से ये ऑलमोस्ट डबल हो गया है। अब आप ये देखिए कि इसी पीरियड में, पिछले साल कैलेंडर 23 में, जनवरी से दिसंबर तक, टाटा मोटर्स भी डबल हुआ है। तो मारुति का डबल होना कोई बहुत वो नहीं है, जिसको कहते हैं ना, सरप्राइज नहीं है। उसका कारण था कि उस समय जिस टाइप का दबाव चिप्स को लेके सेल्स पे, प्रोडक्शन पे, सेल्स पे था, और एक एक मारुति के साथ ना एक वो था, एक नेगेटिव जो मानते थे, गिनते थे लोग कि भाई ये इलेक्ट्रिक में तो है ही नहीं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ही नहीं बना पाए ये लोग। जबकि टाटा मोटर्स, महिंद्रा सभी लगे हुए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बना के बेचने में। मारुति ने सीधा उसको बाईपास करके हाइब्रिड पे शिफ्ट कर दिया।
और मैं ये पिछली बार समझाया था कि जो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी है हमारे यहाँ, उसका अडॉप्टेशन जो है वो ज्यादा होगा। उसका रीजन है वीरू, आप देखिए, आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल तो फुल चार्ज करके ही चलाना पड़ता है, हाइब्रिड व्हीकल तो आप पेट्रोल पे भी चला सकते हैं, और वो अपना बैटरी का भी उसमें उपयोग होने की वजह से आपकी माइलेज बढ़ जाती है। और कौन हिंदुस्तानी है जिसको गाड़ी की माइलेज पसंद नहीं आती, तो अच्छी माइलेज पसंद नहीं आती। तो ये जो व्हीकल्स अब लॉन्च कर रहे हैं टोयोटा के साथ साझेदारी में, मुझे लगता है मारुति का तो ये ग्रोथ फेज बहुत ही बढ़िया वो होगा, आगे चल के कायम होगा। तो अभी भी यहाँ से तो 1-2 साल में मुझे लगता है बहुत बड़ी अपसाइड होगी। और जो पेरेंट का इनको कॉन्फिडेंस है, जिस हिसाब से पेरेंट ने सुजुकी गुजरात में इनको हिस्सेदारी दी है MSIL को, उसके बदले उन्होंने इक्विटी ली है, पैसे नहीं लिए, इक्विटी लिए, तो उनको भी कॉन्फिडेंस है कि ये जो डोमेस्टिक इंडियन वेंचर है वो बहुत बढ़िया काम कर पाएगा। तो आई थिंक मारुति के अच्छे दिन अभी शुरू हुए वापस से आना, और जैसे जैसे SUV में उनकी साख बढ़ती जाएगी, हाइब्रिड में नए मॉडल्स आते जाएंगे, आई थिंक थिंग्स विल बी वेरी पॉजिटिवली डिफरेंट। ओके, मारुति पे एक बहुत ही पॉजिटिव व्यू यहाँ पे प्रकाश जी का। व्हाइट गुड सेगमेंट में प्रकाश सर बहुत दिनों बाद रंगत है, हालांकि रंगत जिस कारण है वो हमारी काया के लिए अच्छा नहीं है, मतलब टेम्परेचर बहुत अप है इस बार। बट व्हाइट गुड में ही अगर मैं थोड़ा सा और स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस करूँ तो डिक्सन ने बहुत स्ट्रॉन्ग मूव दिया। उन्होंने एक इकाई जोड़ी है, बाय आउट किया है एक नोएडा स्पेसिफिक बेस्ड एक कंपनी को। इसमें से ज़्यादा झुकाव किस तरफ है आपका? नहीं, इनमें से तो मुझे हमेशा नहीं, इसमें देखिए, हमेशा मुझे एक चीज समझ आई है कि वोल्टास या ब्लू स्टार या हैवेल्स, ये सब जब एसी बेचने का कंपटीशन इतना होता है तो उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा हो सकता है मार्केट शेयर में लेके, मार्जिन्स को लेके। ऑफ कोर्स वोल्टास ने जिस टाइप के आंकड़े दर्ज किए, बहुत ही तारीफ काबिल है कि एक हिंदुस्तान की कंपनी ने इतने बड़े पैमाने पे स्केल अप करने की कोशिश की और उसमें सक्षम रहे। बट मुझे जो लगता है कि जो सप्लायर्स होते हैं, जो इनको सप्लाई करते हैं, इनका काम आउटसोर्स इनको होता है, वहां अगर आप देखें तो उसमें से एम्बर जो है वो एक बहुत ही यूनिक बिजनेस मॉडल है, मुझे तो पहले से बहुत पसंद है। और वहां पे अब क्या हो रहा है कि एम्बर ने रेलवेज के साथ भी काफी चीजों में मतलब हिस्सेदारी, अलग अलग जेवीज बना के कामकाज करना शुरू किया है। तो अगर आपको ऐसा इस टाइप का कोई प्ले मिल जाए जो व्हाइट गुड्स में भी एक पाव है, जहाँ पे सक्सेसफुल काम हो रहा है, ग्रोथ आ रही है, और दूसरा आपके पास एक ये है, तो वो बैलेंसिंग जो है वो आपको एम्बर एंटरप्राइज में अच्छा खासा मिल सकता है। सो ऑफ कोर्स ये हमेशा वैल्यूएशन के तौर पे थोड़ा महंगा लगेगा, क्योंकि बिजनेस मॉडल इसका ऐसा यूनिक है, और यूनिक इन द सेंस एक स्केल का है, ताकि बाकी लोगों को इस तक यहाँ तक पहुंचने में समय लग सकता है। बट एम्बर इज प्रोबब्ली द बेस्ट वे टू प्ले दिस थीम। वोल्टास में अगर डिप्स पे आपको मिलता है तो ले सकते हैं, क्योंकि एसी के अलावा भी काफी बढ़िया काम है उनका, वो भी आपको वो दिखेगा। सो कई फैक्टर्स हैं, तो कैप गुड्स में और खासकर व्हाइट गुड्स में ये इस टाइप की चीजों में आपको थोड़ा सा कंजम्पशन के पैटर्न्स जो हैं थोड़े बैलेंस जहाँ पे उन्हीं को लिया जा सकता। बिल्कुल। और एम्बर खैर प्रकाश का बहुत फेवरेट स्टॉक रहा है, मेरे ख्याल से 700-800 रुपये से उनका एक व्यू रहा है इसके ऊपर पॉजिटिव। रियल एस्टेट आज शानदार मूव्स गोदरेज प्रॉपर्टीज़ में, DLF में हमने लगातार ऑल टाइम हाई देखे हैं, सिग्नेचर ग्लोबल ने शानदार रिटर्न्स दिए हैं, बैंगलोर की कंपनी ने शानदार रिटर्न्स दिए हैं। क्या व्यू बन रहा है यहाँ पर? नहीं अनुज, देखिए रियल एस्टेट में तो कहीं धीमापन आ ही नहीं रहा। मतलब आप देखें, प्रीमियम जो अफोर्डेबल में था वो छोड़ के भी लोग प्रीमियम की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि रियल एस्टेट में हमारे यहाँ जो ग्रोथ अब कायम हो रहा है, और जिस हिसाब से इसमें ट्रांसपेरेंसी आई है, जिस हिसाब से रेरा के आने के बाद एग्जीक्यूशन एक रिस्क जो है वो काफी हद तक घट गया, या मतलब मैनेज हो गया है। मुझे लगता है रियल एस्टेट में छोटी कंपनीज है, जो टियर 2 कंपनीज है, जो नॉन मेट्रो शहरों में है, वहां पे अब आपको नेक्स्ट राउंड ऑफ ग्रोथ एक्सपेंशन जो है वो दिखेगा। एक छोटी सी कंपनी, छोटी तो मैं पता नहीं बोलूंगा नहीं, बट अहमदाबाद में एक कंपनी है गणेश हाउसिंग बोल के। अब आप उसको देखें तो उन्होंने रिजल्ट्स, बहुत अच्छे रिजल्ट्स दर्ज किए, उसके बाद स्टॉक चला भी है। मैं ये नहीं कह रहा कि स्टॉक चला नहीं, करीब 600 के आसपास से वो 750-800 के करीब गया भी है। लेकिन जो लैंड बैंक उनके पास है अहमदाबाद सिटी में, अहमदाबाद सिटी के आसपास जो प्राइम एरियाज में, उसका अगर ये मोनेटाइजेशन अगले 4-5 साल में करते हैं तो यहाँ से इनकी रेवेन्यू करीब 14-15 हजार करोड़ तक का अनुमान लग रहा है कि हो सकती है। और अगर जिस प्रॉफिट मार्जिन पे काम करते हैं उसको आप वो करें तो यहाँ से भी वो
अगर प्रॉफिटेबिलिटी अगर आप देख लें तो वही मेरे ख्याल से करीब 500 400 500 करोड़ अगर आती है तो ये सारा हुलिया बदल जाएगा, क्योंकि अभी तो कंपनी आपको शुरू किया है इसने प्रोमिनेंट प्रोजेक्ट्स में, बड़े स्केल के प्रोजेक्ट्स में, अभी एक SEZ का भी ऐलान किया है इन्होंने। सो आई थिंक यू विल हैव टू लुक एट थोड़ा लोकेशन स्पेसिफिक प्लेयर्स जिनके पास बैलेंस शीट अच्छी। अच्छा, बाय द वे मैंने जब देखा तो ये एक ही कंपनी मुझे दिखी जहां प्रमोटर की हिस्सेदारी 75% अनप्लेज्ड है। मतलब नॉर्मली होता नहीं है रियल एस्टेट में, हमेशा कुछ ना कुछ आपने देखा प्रमोटर्स प्लेज करके उसको एक्विजिशंस के लिए काम करते हैं, यहाँ पे वो भी नहीं है। तो बहुत बढ़िया लेवरेज बैलेंस शीट है, डीलेवरेज है, प्रमोटर कंट्रीब्यूशन अच्छा है, अहमदाबाद का एक्सपेंशन हम सभी देख ही रहे। बट जैसे मैंने कहा थोड़ा सा हाल में चल गया तो उससे आप थोड़े संकोच करने लगेंगे कि ये तो चल चुका है। लेकिन रियल एस्टेट में जिस टाइप की तेजी दिख रही है अगले 1-2 साल में, आई डोंट थिंक देयर शुड बी एनी इशू। राइट प्रकाश, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए। मीनवाइल